देखना भैया नोटिफिकेशन आ जाएगा, आ जाएगा। अच्छा, कोई बात नहीं, अब चेंज कर देते हैं। अभी इसको बाद में कर देंगे, पहले आप क्लास चालू करो। चलिए भाई, तो आज हमारा जो पॉइंट हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है कंडीशन एंड वारंटी। ठीक है, ये हमारा सेकंड चैप्टर है इसका, सेल ऑफ गुड एट का। सेल ऑफ गुड एट के देखो बेसिक चैप्टर में तो हमने क्या पढ़ लिया है कि सेल क्या होती है, गुड्स किसे कहते हैं, प्राइस कैसे पे होता है, ये बेसिक बातें तो हमने कर ली। यानी कि एक इंट्रोडक्शन हमारे पास आ गया है कि अगर इंडिया में एक गुड्स की सेल होगी तो वो इस प्रोसेस से होगी। अब आते हैं कि जब इंडिया में एक सेल होती है तो कुछ दो चीजें सेल के साथ जुड़ी हुई आती हैं कभी कभी। ठीक है, और वो जो जुड़ी हुई चीजें हैं उन दो चीजों के नाम है हमारे पास कंडीशन एंड वारंटी। तो मैं इसको थोड़ा इजी वे में अगर हम इसको स्टार्ट करेंगे तो आपके लिए समझने लायक हो जाएगी चीजें, कि जिसको आप नॉर्मली मार्केट में कभी कभी, वैसे हम ये नहीं कह सकते कि ये वही है, लेकिन समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूं, आपने दो नाम सुने गारंटी एंड वारंटी मार्केट में। जब हम प्रोडक्ट खरीदने जाते हैं और एक गुड्स कोई हमको बेचता है तो उसके साथ उस पर लिखा होता है इतनी वारंटी इतनी गारंटी। तो मैं गारंटी वारंटी अलग पढ़ा रहा हूं, लेकिन उससे रिलेटेड है, इसलिए हम इसको यहाँ पे पढ़ रहे हैं। ये थोड़ा सा अलग है। क्या गारंटी और वारंटी लिखने से बहुत बड़ा फर्क पड़ जाता है गुड्स के अंदर? बताइए, गारंटी कब और वारंटी कब? ठीक है, गारंटी में आपको ऑल टुगेदर नई चीज मिल जाएगी, लेकिन वारंटी में सिर्फ रिपेयर होके मिलेगा, ऐसा कॉन्सेप्ट वहां पे होता है। तो ऐसे ही हमारे लॉ ने दो कॉन्सेप्ट बनाए हैं, कंडीशन एंड वारंटी, जो मिलते जुलते हैं गारंटी वारंटी से। ठीक है, लेकिन उनको हम यहाँ पे कंडीशन एंड वारंटी नाम देंगे। अब पहला हम स्टार्ट करते हैं कि सेल ऑफ गुड में कब तो कंडीशन आएगी, कब वारंटी आएगी। यहां पे वो कंडीशन इंग्लिश वर्ड का कंडीशन नहीं है कि शर्त लगा दी, कंडीशन एक अलग वर्ड है अपने आप में। ठीक है, और ये दोनों को ही हम क्या बोलते हैं, स्टेपुलेशन। और ये जो स्टेपुलेशन है ना, ये हमारा लॉ का वर्ड है। यानी कि कोई शर्त, कोई टर्म, अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट के साथ कोई टर्म जुड़ी हुई है तो सेल ऑफ गुड में या तो वो कंडीशन होगी या वो वारंटी होगी। लेकिन वो कंडीशन कब होगी, वारंटी कब होगी, चलिए चेक करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम ले रहे हैं कि कंडीशन किसे कहें। मैं डेफिनेशन लेके फिर सीधा इसके एग्जांपल पे हम चलेंगे तो हमको बात समझ में आएगी। कंडीशन वो स्टेपुलेशन है, यानी कि आपके कॉन्ट्रैक्ट के साथ एक शर्त जुड़ गई, एक टर्म जुड़ गई। ठीक है, मान लीजिए जब आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे तो उसके साथ एक टर्म जोड़ दी गई, और वो टर्म कंडीशन तब होगी जब इट इज असेंशियल टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के लिए वो बहुत जरूरी है। असेंशियल यानी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट का मेन पर्पस तभी पूरा होगा जब ये पूरी होगी। तो इसका मतलब आप देखो कितनी बड़ी बात है। इसका मतलब अगर ये कंडीशन पूरी नहीं हुई तो पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट ही खराब हो जाएगा, कि जिस चीज के लिए मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया था वही खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिएगा क्या कह रहा है कि अगर ये कंडीशन टूटी, द ब्रीच, आपने अगर ये टर्म तोड़ी, ऑफ विच गिव राइज, तो भैया इंडिया में सेल ऑफ गुड एक्ट में एक राइट मिलेगा आपको, राइट टू ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट एज रेप्यूडेटेड। रेप्यूडेटेड मतलब कैंसिल, आप समाप्त कर सकते हो अपने कॉन्ट्रैक्ट को अगर उस सेलर ने बायर को कोई कंडीशन दी है और सेलर वो बायर की कंडीशन पूरी नहीं कर पाता है, तो बायर इंडिया में इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकता है इन पॉइंट ऑफ कंडीशन, बिकॉज दैट स्टेपुलेशन, दैट टर्म इज असेंशियल फॉर द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। बात समझ में आई? दोबारा बोल रहा हूं, ऐसा कोई टर्म जो किसी कॉन्ट्रैक्ट के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन वो टर्म इतना इंपॉर्टेंट है कि वो मेन पर्पस को पूरा करता है उस पूरे कॉन्ट्रैक्ट के, तो अगर वो टर्म ही खत्म हो जाए तो मुझे ये राइट मिलना चाहिए कि मैं कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दूं। चलिए एग्जांपल से देखते हैं कैसे होगा। ये जो ए है, ये गया बी के पास उसके शोरूम पे कार खरीदने के लिए। ये कार बाय करना चाहता है और ये कार का सेलर है। तो ये ए ने जाकर बहुत सारी गाड़ियां देखना शुरू किया। तो कार देखते टाइम एक एग्जीक्यूटिव जो वहां कार बेचने वाला सेल्समैन था, वो एग्जीक्यूटिव इसके पास आता है कि सर मुझे बताइए आपको क्या रिक्वायरमेंट है कार की।
मैं आपको बताता हूं कि आपके लिए बेटर कार कौन सी होगी, ठीक है। तो इन्हें कहा देखो सर, मेरी तो सिर्फ एक ही रिक्वायरमेंट है, वो आप पूरी जिस जो कार आपकी वो रिक्वायरमेंट पूरी करती हो ना, मैं वो ले जाऊंगा। उन्हें कहा जी बताइए कि मुझे ऐसी कार चाहिए जो 20 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज मिनिमम मुझे दे दे। बस मेरा ये एक सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, 20 किलोमीटर पर लीटर माइलेज, यानी कि मेरी गाड़ी मिनिमम 20 चलनी चाहिए। अगर ऐसी गाड़ी आपके पास है तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता डिजाइन क्या है, इंजन कैसा है, इंटीरियर्स कैसे हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आप मेरा 20 किलोमीटर वाली माइलेज वाली गाड़ी मुझे दिखा दो, ठीक है। तो एग्जीक्यूटिव भी जो शोरूम वाला एग्जीक्यूटिव था वो बोलता है सर वेल एंड गुड, हमारे पास ऐसी कार है और आप बहुत सही जगह पे आए हैं। ये देखिए सर एक्स कार, ये एक्स कार आपके पूरा क्राइटेरिया पे खरी उतरती है और ये 20 किलोमीटर से ज्यादा का माइलेज आपको देगी, आप ये कार ले लीजिए, ठीक है। तो बताइए क्या इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट शर्त लगा दी गई है, 20 किलोमीटर का माइलेज। मैं ये बाय तभी करूंगा जब 20 किलोमीटर का माइलेज आए। तो सेलर भी कह रहा है हाँ सर मैं इस टर्म को मानता हूं और मैं आपको ऐसी कार दूंगा जो 20 किलोमीटर का माइलेज देगी, ठीक है। तो हो गया कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, तो ए ने कार खरीद ली इसके कहने पर कि ये 20 किलोमीटर का माइलेज देगी। तो क्या इस पूरे कॉन्ट्रैक्ट की सबसे इंपॉर्टेंट शर्त क्या थी, 20 किलोमीटर का माइलेज। अब ये कार ले गया, कार ले जाने के बाद इसने कार को रन करना या चलाना शुरू किया। तो जैसे इसने थोड़ा टाइम चलाया, 10-15 दिन चलाया और इसने अपना एवरेज चेक किया, तो एवरेज आ रहा है करीबन 12 से 15 किलोमीटर पर लीटर। तो इसका दिमाग खराब होगा या नहीं होगा भाई, क्योंकि जब आपने मुझे बोल के दिया है 20 किलोमीटर का माइलेज और मुझे मिल रहा है, मैं तो कह रहा हूं 19 का भी क्यों मिले, क्योंकि मेरी शर्त थी 20, मिनिमम 20, ज्यादा मिलेगा ओके पर मिनिमम मुझे 20 चाहिए। तो ये ए गया बी के पास, उन्हें बोला जी सर आपने मेरी कंडीशन तोड़ दी और मैं कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करता हूं, ये गाड़ी आप वापस पकड़िए, मेरा पैसा मुझे वापस दिए। नहीं देता है तो ए को कोर्ट जाने का राइट मिल जाएगा, क्योंकि ये गाड़ी से जुड़ी हुई क्या है, कंडीशन, ठीक है। तो कोर्ट में अगर आप साबित कर पाए कि सर मेरा मेन मोटिव था 20 किलोमीटर का माइलेज गेट करना और वो मुझे इस कार में नहीं मिल रहा है, तो मैं कार क्यों लूं, मुझे मेरा पैसा रिफंड करवाइए। तो फिर कोर्ट करवाएगा क्योंकि ये कंडीशन है। तो जब भी आप कोई मेन बात लेकर के किसी शॉपकीपर के पास पहुंचते हो कि जी मुझे इस पर्पस से चीज चाहिए और वो पर्पस ही पूरा नहीं हो रहा, तो क्या फायदा फिर वो चीज लेने का। तो पर्पस पूरा ना हो तो आप कोर्ट में जाकर के किस चीज का केस करेंगे, कंडीशन के ब्रीच का। ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ये कंडीशन ब्रीच है, ठीक है। वो वहां हमने पढ़ लिया, अब हम ब्रीच ऑफ कंडीशन पढ़ रहे हैं कि एक कंडीशन अगर टूट जाएगी तो इंडिया में क्या होगा, केस करने का राइट मिलेगा और कॉन्ट्रैक्ट रेपुडेट का मतलब कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अब इसी को आप वापस एक बार थ्योरी में पढ़ लीजिए, पढ़िए इसका एग्जांपल पढ़िए, क्या यही एग्जांपल सेम आ रहा है क्या, देखिए। ठीक है, अब वो कितने का दे रही है, 10 किलोमीटर का माइलेज दे रही है, तो ब्रीच ऑफ कंडीशन हो गई। तो बिकॉज दिस रिप्रेजेंटेशन मेड बाय बी फॉर्म वेरी बेसिस, क्यों, क्योंकि यही सबसे मेन बेसिस था उस कॉन्ट्रैक्ट को करने का और ये टूट गया, ठीक है। तो जब जब ऐसी कोई टर्म टूट जाए जो उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए बहुत जरूरी थी, तो ये ब्रीच ऑफ कंडीशन माना जाएगा और कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने का राइट मिल जाएगा। लेकिन अब चलते हैं जी नेक्स्ट, वारंटी किसे कहें। वारंटी भी एक स्टेपुलेशन ही है, यानी कि ये भी एक टर्म है, जैसे कंडीशन एक टर्म थी, यहां पे भी हम टर्म ही यूज कर रहे हैं, एक्सटेपुलेशन है। लेकिन ये टर्म अब की बार मेन और असेंशियल नहीं, क्या है देखिए वर्ड आपका पड़ा हुआ है, कोलेटरल टू द मेन पर्पस, यानी कि ये मेन पर्पस को पूरा करने में हेल्पफुल कंडीशन है, हेल्पफुल टर्म है। इट मींस इसके चले जाने से कॉन्ट्रैक्ट का मेन पर्पस खत्म नहीं होता। ऊपर वाले के जाने से तो कॉन्ट्रैक्ट का मेन पर्पस ही खत्म हो गया, कॉन्ट्रैक्ट किसका था 20 किलोमीटर का माइलेज, वही खत्म हो गया। लेकिन वारंटी के खत्म होने से कॉन्ट्रैक्ट का मेन पर्पस नहीं जाता, ये सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट के मेन पर्पस को पूरा करने में हेल्प करती है। कोलेटरल वर्ड पड़ा हुआ है, कोलेटरल सहायक, हेल्पफुल। तो ऐसी टर्म जो कॉन्ट्रैक्ट के मेन पर्पस को पूरा करने में हेल्पफुल हो, एग्जांपल कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट याद आता है, शिप इज हेल्पफुल,
बट मेन कॉन्ट्रैक्ट इज फॉर कंप्यूटर, तो शिप हेल्प तो कर रही है ना। तो वैसे ही अगर कोई टर्म आपकी हेल्प करती है आपके मेन पर्पस को पूरा करने में, तो वो बन जाएगी वारंटी। ठीक है, अब मान लीजिए जो ये टर्म आपके साथ लगा के इसने दी थी, ये टर्म भाई साहब ब्रीच हो गई, यानी कि अब की बार कंडीशन नहीं, वारंटी ब्रीच हो रही है, तो क्या होगा, विच गिव राइज टू क्लेम फॉर डैमेज। तो ध्यान देना क्या कह रहा है, अब आपको कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने का राइट नहीं मिलेगा, वारंटी में कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं होते, सिर्फ क्या मिलता है, डैमेज क्लेम करने का राइट। अगर आप कोर्ट में साबित कर पाए कि सर ये टर्म जो थी ना वो कोलेट्रल थी और मेरी वारंटी टूटी है, तो वारंटी के बदले में आ जाइए और डैमेज ले लीजिए, बट आपको क्या राइट नहीं है, रिजेक्ट द गुड्स एंड ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट एज रेप्यूटेड। ठीक है, तो फर्क कहां आया, अगर मेन पर्पस से जुड़ी हुई कंडीशन होगी तो कॉन्ट्रैक्ट पूरा खत्म, लेकिन अगर वो सिर्फ कोलेट्रल होगी तो डैमेज क्लेम। चलिए मैं इसका भी एग्जांपल ले लेते हैं हम। देखिए यहां पे जब हम डैमेज क्लेम करने जाएंगे तो अब की बार फिर से ये ए गया इस बी के शोरूम पे, फिर से कार खरीदने गया, दोनों में देखना कितना थिन लाइन है, कार का शोरूम है, और ये जब कार लेने गया है एज अ बायर, ये कार बाय करेगा, तो इसने फिर से जाकर वहां पूछा, तो वहां पे फिर से एक एग्जीक्यूटिव आया, उन्होंने कहा सर बताइए कैसी कार चाहिए। तो अब की बार इसके वर्ड्स में चेंज था, ये कह रहा है सर एक गुड कार दिखा दो, जो गुड कार के पैरामीटर को पूरा करती, मतलब उसमें सारी चीजें अच्छी हूं, मतलब मैं उसमें ये ना निकाल पाऊं कि ये खराब है। ठीक है, तो उसने कहा सर वेल एंड गुड, आप बहुत अच्छी जगह पे आए, हमारे पास एक एक्स कार है जो सारे पैरामीटर पूरे करती है गुड कार के, कि सर बताओ क्या क्या है इसके गुड कार में, कि सर इसका इंजन का पिकअप अच्छा है, इसके अंदर स्पेस अच्छी है, इसका डिजाइन अच्छा है, इसका जो माइलेज है वो भी अच्छा है। तो मतलब एक गुड कार में और क्या चाहिए, बूट स्पेस अच्छा है, डिक्की अच्छी है, सस्पेंशन अच्छे हैं। ठीक है, तो आपको वो हर चीज मिल रही है और रेट भी अच्छी है, हम कम रेट में आपको डिस्काउंट में इस कार को दे भी देंगे। तो मतलब इतने सारे पैरामीटर है, मतलब उसने इसको 10 पैरामीटर्स गिनाए करीबन, कि सर इसमें ये 10 पैरामीटर्स हैं जो वाकई में बहुत अच्छे हैं, आपको इससे बेटर कार और दूसरी नहीं मिलने वाली जिसमें 10 पैरामीटर अच्छे हों। तो इन्हें कहा हाँ यार ठीक है, मुझे ये गुड कार लग रही है जैसा आपने बताया। तो क्या आपने बताया इसमें डिजाइन अच्छा है वो दिख रहा है, इंजन का मैं देख ही लूंगा, स्पेस अच्छी है, और माइलेज भी इसमें आप अच्छा बता रहे हो, 20 किलोमीटर का माइलेज आएगा क्या इसमें, इन्हें पूछा, उन्होंने कहा हाँ सर बिल्कुल आएगा। तो मतलब अब की बार ए एक नहीं 10 चीजें मांग रहे हैं। ठीक है, तो उसको 10 चीजें इसमें बताई गई तो ए जो है वो कार ले गया, कार बाय कर ली उसने। कार बाय करने के बाद जब वो ड्राइव करना स्टार्ट करता है तो क्या देखता है, बाकी सब पैरामीटर तो आ रहे हैं, लेकिन वो जो माइलेज वाला पैरामीटर है वो आ रहा है 10 किलोमीटर पर लीटर, वही सेम पॉइंट जो पहले वाले के साथ हुआ। ठीक है, इसकी कार भी 20 की जगह 10 का माइलेज दे रही है, बाकी सब ओके। तो ये पहुंच गया लड़ने ए वहां शोरूम पे, अरे ये कौन सा तरीका है, मैंने आपसे गुड कार मांगी थी, आपने मुझे सारे टर्म बताए थे, इसमें 9 टर्म तो पूरे कर रही है कार, बट एक टर्म पूरा नहीं कर रही, मैं कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करता हूं। यहां कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं होगा, रीजन, एक गुड कार को बनाने में 20 किलोमीटर का माइलेज एक हेल्पफुल चीज है, बाकी की 9 चीजें तो अच्छी है मेरी, तो मैं ऐसे कैसे कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दोगे। ठीक है, तो 10 में से एक ना मिले तो हाँ ये हेल्पफुल था गुड कार को बनाने में, तो एक काम करो सर, आप कार, ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं होगा, लेकिन इसके बदले में कुछ रिपेयर अगर हम कार में कराना चाहें तो वो रिपेयर हम करा के देंगे, आपके कार को 20 किलोमीटर तक लाके देंगे, और इसमें कोई डैमेज क्लेम होगा तो डैमेज जरूर देंगे, लेकिन कार वापस नहीं होगी और कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल, क्योंकि 20 किलोमीटर का माइलेज इज नॉट द इंपॉर्टेंट टर्म, इट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टर्म ऑफ 10 पॉइंट्स। ठीक है, आपने अगर आके सिर्फ ये कहा होता कि 20 किलोमीटर का माइलेज वाली ही कार चाहिए तो ये बन जाती कंडीशन, लेकिन आपने तो बहुत सारी चीजें मांगी, अब बहुत सारी में से एक नहीं मिली तो आप कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं कर सकते सर, आप डैमेज क्लेम कर लो। ठीक है, तो ये बन गई कंडीशन से उठ के वारंटी, क्योंकि यहां पे जो पर्पस था वो कोलेट्रल था, मेन पर्पस को पूरा करने में। तो गुड कार है मेन पर्पस, और गुड कार के मेन पर्पस को कौन पूरा कर रहा है, एक माइलेज भी गुड कार में होना चाहिए, ये पैरामीटर है और वो पैरामीटर आपको पूरा करना है। ठीक है, चलिए तो अब इसको पढ़ते हैं एक बार, इसका एग्जांपल देखिए, पढ़िए इसका एग्जांपल।
वही आ रहा है, गुड कार। तो कार में उसको बताया गया कि इसमें 20 किलोमीटर का माइलेज मिलेगा, लेकिन अब 10 का मिला, तो अब कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं होगा, यह सिर्फ ब्रीच ऑफ वारंटी माना जाएगा। और ब्रीच ऑफ वारंटी की वजह से ये क्या हो जाएगा, डैमेज क्लेम करने का राइट आपको देगा, बिकॉज स्टेपुलेशन मेड बाय द सेलर वाज ओनली कोलेट्रल वन। वो सिर्फ एक कोलेट्रल चीज थी, वो मेन चीज नहीं थी। क्या दोनों वर्ड समझ में आते हैं? तो इतनी लाइन के अंदर एक वर्ड कंडीशन। कंडीशन कब बनती है? जब वो कॉन्ट्रैक्ट के लिए बहुत जरूरी हो। और वारंटी, वारंटी तब बनती है जब कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने में वो हेल्पफुल हो। दोनों के रूल्स क्या, वो जाएगा तो कॉन्ट्रैक्ट ही कैंसिल, ये जाएगा तो डैमेज क्लेम का है। ठीक है, चलिए अब यहां पे एक और बात आती है कि जी इंडिया का लॉ कहता है कि तुम्हारे लिखने से मैं किसी को कंडीशन और वारंटी नहीं मानूंगा। यानी कि तुमने कॉन्ट्रैक्ट में नाम लिख दिया भले ही कि जी मैं आपको कंडीशन देता हूं, या आपने लिख दिया मैं आपको वारंटी देता हूं, इससे लॉ को फर्क ही नहीं पड़ता। कल को आप एग्रीमेंट लाके दिखाओ, देखो सर मैंने तो इसमें वारंटी लिखा हुआ है, मुझसे कंडीशन मांग रहा है, या कंडीशन लिखा हुआ है वारंटी ले रहा है। तो कोर्ट सर्कमस्टेंसेस देख के खुद डिसाइड करेगा कि ये कंडीशन है या, इट मींस नया रूल, आपके कॉन्ट्रैक्ट में कंडीशन को वारंटी, वारंटी को कंडीशन लिखने से कोई फर्क लॉ को नहीं पड़ता। लॉ तो सर्कमस्टेंसेस और सिचुएशन देखकर ही कंडीशन एंड वारंटी डिसाइड करेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट लाइन देखिए, whereas stipulation is a in a contract of sale is a condition or warranty। एक शर्त कंडीशन है या वारंटी, इस पर डिपेंड करेगा। पढ़िए आगे लाइन, ईच केस कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, हर केस को देखेगा लॉ। हो सकता है किसी में आपने लिखा कंडीशन हो, निकले वो वारंटी, वारंटी लिखा हो निकले वो कंडीशन, वो सर्कमस्टेंसेस लॉ को देखने। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट लाइन उसी की आ रही है, देखिए क्या कह रहा है, स्टेपुलेशन मे बी कंडीशन तो कॉल्ड वारंटी एंड कॉन्ट्रैक्ट। हो सकता है आपने कॉन्ट्रैक्ट में उसको वारंटी बोला हो, लेकिन लॉ उसको कंडीशन मान सकता है, लॉ की पावर है। कल को आप ये नहीं बोल सकते सर आप इससे बाहर कैसे जा रहे हो, मैंने इसको वारंटी लिखा है। तो कंडीशन एंड वारंटी विल बी डिसाइडेड बाय कोर्ट। ठीक है, चलिए इसके बाद आती है नेक्स्ट बात, कंडीशन एंड वारंटी मे बी एक्सप्रेस और इंप्लाइड। यहां तक तो बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। कंडीशन और वारंटी एक्सप्रेस और इंप्लाइड दोनों हो सकती हैं, लिख के दी हुई और एक्ट करके समझा के बिना वर्ड्स के दी हुई, वो भी हो सकती है। तो वो सारे एग्जांपल अभी हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन ये बात, दोनों बात तो हम कॉन्ट्रैक्ट में ही पढ़ के आए भाई। कॉन्ट्रैक्ट तो दोनों तरीके से बन सकते हैं, एक्सप्रेस और इंप्लाइड। ठीक है, अब ये कह रहा है कि जो इंप्लाइड कंडीशंस हमको मिलती हैं और वारंटीज मिलती हैं, वो तो इस पूरे लॉ के अंदर हमको सेक्शन 14 से 17 तक बताई हुई है। कितनी इंप्लाइड यानी कि अपने आप मिलने वाली कंडीशन और अपने आप मिलने वाली वारंटी कितनी होंगी, वो हमारे इस लॉ ने सेक्शन 14 से 17 में बताई हुई है, जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। लेकिन बताइए एक्सप्रेस वाली जो कंडीशन और वारंटी है वो लॉ नहीं बता सकता, वो तो कौन डिसाइड करेगा, आप दोनों। लिखने वाली आप 50 चीजें लिखो ना, क्योंकि हम पढ़ के आए, आप अपनी तरफ से 100 चीजें टर्म डालो, 200 टर्म डालो, आपकी मर्जी। बाद में वो तो मैं डिसाइड करूंगा कि वारंटी है या कंडीशन, लेकिन लिखना तो आपको है। तो लिखने का काम आपका जी, ये मैं डिसाइड नहीं करके दूंगा कि कौन सी कंडीशन होगी और कौन सी वारंटी। तो नेक्स्ट लाइन देखिए, दे आर डीम्ड टू बी इनकॉर्पोरेटेड इन एवरी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स। यानी कि डीम्ड मतलब मानी जाएंगी, ये जितनी भी इंप्लाइड कंडीशन वारंटी है ये तो मानी जाएंगी कि हर कॉन्ट्रैक्ट में अपने आप हैं। आपको बोलने की जरूरत नहीं है, मतलब कल को आप किसी दुकान पे गुड्स खरीदने गए तो वहां आपको बोलने की जरूरत नहीं है जी ऐसी कंडीशन ऐसी कंडीशन ऐसी कंडीशन। लॉ कुछ कंडीशन तो आपको अपने आप दे रहा है और लॉ कुछ वारंटी अपने आप दे रहा है, लेकिन द टर्म अनलेस द टर्म ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट शो एन कॉन्ट्रैक्टरी इंटेंशन। कॉन्ट्ररी का मतलब होता है विपरीत। जब तक तुमने लॉ में लिख के कोई नई बात नहीं कर ली तब तक तो वही वारंटी और वही कंडीशन चलेंगी जो लॉ ने बताई है। या तो कॉन्ट्रैक्ट में लिखो, अपनी टर्म्स डिसाइड करो, वरना तो लॉ जैसे टर्म देगा वो मानी जाएगी। ठीक है, तो फाइनली देखो कितने रूल्स बन गए, रूल वाइज चलते हैं। कंडीशन का रूल, कंडीशन टूटी तो कैंसिल, वारंटी टूटी तो कंडीशन कंडीशन है या वारंटी है ये कौन डिसाइड करेगा। और ये एक्सप्रेस भी हो सकती है और इंप्लाइड भी। इंप्लाइड तो लॉ ने पहले से बता दी, ठीक है, वो तो मिलनी मिलनी है, और एक्सप्रेस में आप जो लिखना चाहो वो लिख लेना। क्या बात समझ में आ गई? चलिए अब एक नए टर्म पे चलते हैं। नया टर्म हमको क्या कह रहा है,
कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कंडीशन कैन बी ट्रीटेड एज वारंटी। मैं यहां पे ना बहुत इंपॉर्टेंट दो चीजें पहले समझा दूंगा, रूल समझ लो पहले। आप अगर चाहो कि कोई चीज कंडीशन है और आप उसको वारंटी ट्रीट करना चाहते हो, कर लो, लॉ अलाउड करता है भाई, जब तेरी मर्जी है तो कंडीशन को वारंटी में कन्वर्ट करना चाहता है कर ले, लेकिन वारंटी कंडीशन में कन्वर्ट नहीं होगी। रीजन समझ लेना, कंडीशन इज अ सुपीरियर राइट, वारंटी इज अ इंफीरियर राइट। अरे भाई तुझे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करवाने का राइट मिल रहा है, ये बड़ी बात, और सिर्फ उसमें डैमेज क्लेम करने का राइट मिल रहा है, ये छोटी बात। तो तू बड़ी चीज से छोटी चीज पे आ सकता है, छोटी चीज से बड़ी चीज पे नहीं जाएगा। ठीक है, कंडीशन कैन बिकम वारंटी बट वारंटी कैन नॉट बिकम कंडीशन। यानी कि मैंने आपके साथ कल को मान लीजिए कोई कॉन्ट्रैक्ट किया और मैंने आपको उसमें कंडीशन दी जो कि वाकई में कंडीशन है, जो लॉ भी मान रहा है, लेकिन आप आके कहते हो नहीं नहीं सर मुझे तो ये कंडीशन नहीं चाहिए, मुझे तो वारंटी दे दो, तो मेरा तो और बढ़िया हो गया। आने का वेल एंड गुड सर, आपको वारंटी चाहिए तो आ जाओ, वारंटी ले लो, डैमेज क्लेम कर लो। तो जब बंदा खुद अपनी कंडीशन को वारंटी में कन्वर्ट करवा रहा है तो मुझे काहे की टेंशन। लेकिन कल को मैंने आपको वारंटी दी और आपके आपके बोलते हो नहीं नहीं सर मेरी वारंटी कंडीशन में कन्वर्ट कर दो, मैं क्यों करूं भाई। सेलर बोलेगा नहीं नहीं भाई साहब वैसे थोड़ी होता है, इंफीरियर से सुपीरियर राइट पे कैसे जाऊंगा, सुपीरियर से इंफीरियर पे आ जाऊंगा। पहले तो रूल समझ में आया, अभी एग्जांपल से समझेंगे। कंडीशन बोलो कैन बिकम वारंटी बट वारंटी कैन नॉट बिकम कंडीशन। ठीक है, चलिए एग्जांपल से समझा देता हूं फिर हम समझेंगे आगे वाला वर्ड। मान लीजिए ये जो ए है इसने फिर से बी से एक कार बाय करी, ये कार का सेलर है। ठीक है, तो पोजीशन समझना, आपने जो कार बाय करी उस पे आपको फिर से वही पॉइंट आ रहा है कि आपने मांगा था 20 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज। ठीक है, तो एक ही चीज मांगी थी आपने, तो क्या बन गई, ये कंडीशन बन गई। और बी ने आपको बोल के बेचा कि जी मैं आपको 20 किलोमीटर के माइलेज वाली एक्स कार दे रहा हूं, तो फिर उसमें 20 किलोमीटर मिलना चाहिए। ये जब लेके गया तो उसको 10-15 का माइलेज आ रहा है, तो क्या ये अभी आकर के अपना कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करा के अपने पैसे रिफंड करवा सकता है, कोर्ट भी जा सकता है। अब प्रॉब्लम कहां है, आप इसका सीजन सेकंड लेते हैं, सीजन फर्स्ट यहां खत्म हो गया। फर्स्ट सीजन में अभी क्या है, कार बिक गई है, कार बिकने के बाद आपका माइलेज सही नहीं आ रहा है। ठीक है, अब कहानी में ट्विस्ट कहां आता है कि ये जो ए है इसने 10-15 दिन तक जब गाड़ी चलाई और इसको लगा कि इसमें 15 किलोमीटर का माइलेज आ रहा है, तो उसे बुरा तो बहुत लगा, उन्हें कहा इतने लाखों रुपए खर्चा करके मेरे को ये चीज मिली। ठीक है, तो उसने घर वालों से डिस्कस किया कि यार मैं कार जो है ना वापस दे देता हूँ और मैं कोर्ट में केस कर देता हूँ, अगर ये लेगा तो ठीक, नहीं तो कोर्ट में केस कर दूंगा। ठीक है, तो घर वालों ने एक चीज बोली कि भाई, और वो इंडिया में होता है, आप अपने आप को रख के देखना क्या ऐसी चीजें इंडिया में होती हैं। इसके घर वालों ने कहा देख भाई, जब से ये कार आई है ना तब से हमारे लिए बहुत शुभ साबित हुई है, मुहूर्त बहुत देखे जाते हैं इंडिया में, मतलब कोई चीज आने की वजह से कुछ 2-3 काम अच्छे हो जाए ना तो हमारा तो उसके साथ इमोशनल अटैचमेंट हो जाता है उस चीज के साथ। ठीक है, हम तो उसको पूजा करने लग जाते हैं उसकी, होने का ये आने की वजह से हुआ है हमारे काम। तो घर वाले कह रहे हैं देखो बहुत टाइम से जो है ना अपने बेटा जो है बीमार चल रहा था, वो ठीक हो गया, अभी अभी 5 दिन पहले उसकी रिपोर्ट आई, वो सब कुछ ठीक मिला उसमें। ठीक है, आपका जो है ना किसी के साथ एक डिस्प्यूट चल रहा था, वो आपको पैसे दे गया खुद ही आके आके, कितने अच्छे अच्छे काम हो रहे हैं अपने 15 दिन के अंदर, इतने अच्छे काम हो गए, तो ये गाड़ी तो अपने लिए पता नहीं कितनी अच्छी चीजें ला सकती है। ये तो शनि का अवतार है, अपने घर में आई है, लोहा आया है अपने घर में। ठीक है, शुभ घड़ी में आई है, अच्छे मुहूर्त में आई है। तो सोचो अगर आपने कार दे दी, फिर जो नई कार लाओगे अगर वो शुभ साबित नहीं हुई तो क्या करोगे ऐसे 5 किलोमीटर के माइलेज का। ठीक है, तो उसको ही बात समझ में आ रही है, नहीं नहीं बात तो ठीक है यार, गाड़ी अच्छी है और गाड़ी ने कुछ अच्छे काम किए हैं अपनी लाइफ में, तो अपन को ये गाड़ी नहीं देनी चाहिए। ठीक है, तो ये गया ए बी के पास, उन्होंने कहा सर आपने मेरे साथ बहुत गलत किया, मेरी गाड़ी जो है 15 किलोमीटर का माइलेज दे रही है, तो अब इसको ये परेशान हो रहा है कि यार ये तो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कराएगा। लेकिन वो खुद ही क्या बोल गया, उन्होंने कहा सर मुझे गाड़ी देनी नहीं है, लेकिन आप तो सिर्फ रिपेयर करके दो कि ये 20 किलोमीटर का माइलेज दे। ठीक है, तो भी बहुत खुश होने का वेल एंड गुड सर, ला छोड़ जाइए, कल आपकी गाड़ी ठीक हो गया आपको मिल जाएगी।
तो बी तो इसमें खुश है ना कि आप खुद अपनी वारंटी को, सॉरी कंडीशन को वारंटी बना रहे हो। तो बी कह रहा है कि जी मुझे गाड़ी को कैंसिल करने से ज्यादा बेटर है ना कि मैं उस पर डैमेज क्लेम करवा लूं, बस गाड़ी तो बिकी हुई रहेगी कम से कम। ठीक है, तो क्या यहां पे मैंने वारंटी को कंडीशन को वारंटी ट्रीट कर लिया? तो ये ए का राइट था, चाहे तो कर सकता था, लेकिन इसी की जगह वो उल्टी चीज करता कि आपको सिर्फ डैमेज का राइट मिल रहा होता और कहते नहीं नहीं जी भाई साहब मुझे तो नई गाड़ी चाहिए। तो बी क्या बोलता, भाई साहब डैमेज लेना है तो ले लो, नई कार तो नहीं मिलेगी, या कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं होगा, क्योंकि वारंटी कंडीशन में कन्वर्ट नहीं होगी। ठीक है, अब चलिए इसको पढ़ते हैं उधर से। ये एक एग्जांपल वाइज था, इसके अलग अलग टॉपिक बनेंगे, लेकिन टॉपिक वाइज हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हमने एक एग्जांपल से समझ में आ गई बात। चलिए अब यहां पे पहली कंडीशन बना रहे हैं, पहला टर्म, पहली पॉइंट जो कंडीशन को वारंटी ट्रीट होने पे होगा, पहला वॉलेंट्री वेवर। इस वर्ड को देखिए, जो भी मैंने एग्जांपल दिया है ना वो इसी का है। वॉलेंट्री वेवर का मतलब मैंने खुद ही अपनी मर्जी से अपनी कंडीशन को वारंटी में कन्वर्ट कर लिया, तो ये हो गया वॉलेंट्री वेव। वेव मतलब त्याग दिया, वॉलेंट्री मतलब मेरी इच्छा से कंडीशन को कंडीशन मानना मैंने त्याग दिया। मैं क्या मान रहा हूं उसको जी, वारंटी मान लेता हूं, तो तुम मान रहे हो तो ठीक है भाई, मुझे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो लाइन देखिएगा क्या कह रहा है, where a contract of sale is subject to condition to be fulfilled by the seller but the buyer may, buyer क्या कर रहा है आगे देखें, पहला बायर में वेव द कंडीशन, क्या अपनी कंडीशन छोड़ सकता है? फॉर एग्जाम्पल अब बायर में एक्सेप्ट डिफेक्टिव गुड्स और एक्सेप्ट गुड्स बियॉन्ड स्टेपुलेटेड टाइम। वो कह रहा है कि ठीक है यार ये डिफेक्टिव गुड्स ही रख लूंगा मैं, तो मुझे नहीं चाहिए आपका रिप्लेस्ड गुड्स। या फिर आपने क्या करवाया, देखिए आपने कहा चलो कम से कम क्या कर दो, कंडीशन को वारंटी में तो कन्वर्ट कर दो। यानी कि दोनों पॉइंट है मेरे पास, मैं जरूरी थोड़ी है कंडीशन को साथ वारंटी लूं, मैं सिर्फ कंडीशन भी तो छोड़ सकता हूं। उन्हें मुझे तो कुछ नहीं चाहिए यार, तो मेरा गुड्स दे दो मैं देख लूंगा। और दूसरा मैंने कहा नहीं जी कंडीशन की जगह वारंटी दे दो। ठीक है, इंस्टेंट ऑफ रेप्यूडेटिंग द कॉन्ट्रैक्ट ही में एक्सेप्ट परफॉर्मेंस एंड स्यू फॉर डैमेज का केस वो कर देगा। ठीक है, लेकिन यहां पे नया रूल, एक बार बायर भाई साहब आपने कंडीशन को वारंटी मान लिया तो अब दोबारा कंडीशन नहीं मान सकते। कल को तुम्हें क्या यार गलती हो गई मुझसे, मेरे को तो कंडीशन ही दो, नहीं, कंडीशन एक बार वारंटी बनी दोबारा कंडीशन नहीं बनेगी। तो नेक्स्ट लास्ट लाइन देखिए, वंस अ बायर डिसाइड टू वेव, एक बार अगर आपने त्यागने का सोच लिया, ही कैन नॉट आफ्टरवर्ड इंसिस्ट ऑफ इट्स फुलफिलमेंट, तो वो उसको दोबारा पूरा नहीं करवा पाएगा। ठीक है, तो 3 रूल बन गए, आप अपनी मर्जी से कंडीशन छोड़ना चाहो छोड़ दो, आप अपनी मर्जी से कंडीशन को वारंटी में कन्वर्ट करना चाहो कर लो, लेकिन एक बार अगर कंडीशन वारंटी में कन्वर्ट हुई तो दोबारा वापस कंडीशन नहीं बनेगी। ठीक है, चल ये तो था आपकी मर्जी से आपने क्या किया, कंडीशन को वारंटी में कन्वर्ट कर लिया मर्जी से। लेकिन अब देखिए नाम ही क्या रहा है, आपको नाम से समझ में आएगा, कंपलसरी वेवर। इसका मतलब आपको कंपलसरी कंडीशन को वारंटी मानना पड़ेगा, कभी कभी आप अपनी मर्जी से नहीं, आपको ऐसा करना पड़ रहा है। तो भाई ऐसा कब होगा कि कंडीशन अपने आप छूट जाएगी, कंपलसरी वेव हो जाएगी और वारंटी बन जाएगी। तो देखिए यहां पे कुछ केसेस आ रहे हैं, वेयर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज नॉट सेवरेबल और इंडिविजिबल, याद आ रहा है डिविजिबल इंडिविजिबल, क्वांटम मेरिट, कॉन्ट्रैक्ट आधा किया है तो वो काम का है या नहीं है, पूरा करोगे तभी काम का बनेगा या नहीं बनेगा, वो वाला पॉइंट। ठीक है, तो लाइन देखिएगा, अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज नॉट सेवरेबल, यानी कि वो अलग नहीं किया जा सकता। आपने ऐसा कॉन्ट्रैक्ट किया है जिसमें पूरी चीज आना जरूरी है, इंडिविजुअल है, एंड द बायर हैज एक्सेप्टेड द गुड्स और अ पार्ट देयरफॉर ही कैन नॉट रेप्यूडिएट द कॉन्ट्रैक्ट बट कैन ओनली स्यू फॉर डैमेज। मतलब जिस कॉन्ट्रैक्ट में पूरी चीज आना जरूरी है और आधी चीज आपके बायर तक पहुंच गई है, और अब आगे बायर कह रहा है कि नहीं आधी चीज नहीं चाहिए या आधी रखूंगा, ऐसे कैसे चलेगा भाई, या तो पूरी दे या फिर आधी है तो फिर आधी भी लेनी पड़ेगी, क्योंकि ये पूरा सेट जाता है। ठीक है, तो फिर आप अगर आधी चीज स्वीकार कर चुके हो तो आधी और लो और डैमेज क्लेम कर लो।
ऐसा कहां हो सकता है? मशीन्स में। ठीक है, उस सेलर ने आपको मशीन के 4 पार्ट भिजवाने थे, तो तब जाके वो पूरी मशीन बनती है, तो 2 पार्ट आपके आ गए, आपको 2 पार्ट पसंद नहीं आए, आपने कहा जी अब आके के 2 पार्ट मत भिजवाना, वो कहेगा भाई साहब वो 2 पार्ट भी मेरे किसी काम के नहीं और ये 2 पार्ट भी मेरे किसी काम के नहीं, या तो वो 2 भी वापस दो और नहीं तो ये 2 भी लो। तो आपको फिर 2 लेने पड़ेंगे, क्योंकि कंपलसरी एक ही तरीका बचा है आपके पास कि आप डैमेज क्लेम कर लो, क्योंकि अगर आपको वो 2 चीजें रखनी है तो 2 चीज और लेनी ही, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट क्या नहीं है? डिविजिबल। हाँ, अगर कॉन्ट्रैक्ट डिविजिबल होता कि जितनी चीज मेरे पास आई है वो भी काम की और जितनी चीज तेरे पास रही है वो भी तेरे काम की, तो फिर मैं उतने का पैसा तेरे को देके आगे का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करवा देता। ठीक है, चलिए इसमें एक बार पढ़ लेंगे इसको एग्जाम्पल को, तो हमें और क्लियर हो जाएगा। इन सच अ केस द ब्रीच ऑफ कंडीशन ओनली बी ट्रीटेड एज अ ब्रीच ऑफ वारंटी अनलेस देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू कॉन्ट्ररी, कॉन्ट्ररी मतलब कोई विपरीत बात ना लिखी हो। एग्जाम्पल पढ़ के बताइए एक बार क्या हुआ इसमें। इस केस को समझ के मुझे समझाओ, इसमें ऐसा क्या हुआ कि कंपल्सरीली आपको अपनी कंडीशन को वारंटी में कन्वर्ट करना पड़ा? नहीं आया समझ? एनीवन? कोई तो बोलो रे। आ गया? बताओ, बोलो, बताते जाओ क्या क्या हो गया इसमें। चलिए मैं हाँ बोलते चलना भैया, डब्ल्यू ने एम से लैपटॉप खरीदे, यानी कि एम इज द सेलर और ये बायर है, और रीसोल्ड कर दिए, यानी कि किसने? डब्ल्यू ने, डब्ल्यू से ने खरीद लिए ना, तो डब्ल्यू ने सी को सोल्ड कर दिए, यानी कि रीसेल हो गई है। इसका मतलब क्या होगा? एग्जाम्पल बनाते हैं, एम इज द मैन्युफैक्चरर, डब्ल्यू इज द होलसेलर। ठीक है, और उस होलसेलर ने किसको दे दिया? रिटेलर को। तो मैन्युफैक्चरर और होलसेलर का एक कॉन्ट्रैक्ट बना, तो कॉन्ट्रैक्ट बनाने के बाद उसने आगे रिटेलर को दिए, लेकिन उससे क्या गलती हो गई? विदाउट एग्जामिनिंग उसने जैसा का जैसा लॉट आया ना वैसे के वैसे लॉट आगे ट्रांसफर कर दिया, ये मानते हुए कि सब ठीक है। लेकिन जब वो लैपटॉप खोले गए कहां पे? सी के यहां, तो वो डिफेक्टिव निकले। ठीक है, अब पॉइंट कहां प्रॉब्लम आ गई कि आपने रीसोल्ड कर दिए, रीसोल्ड कर दिए, तो रीसेलिंग का मतलब आप डब्ल्यू के अपने जगह पे रख के देखो, आप डब्ल्यू हो, तो डब्ल्यू का किसी चीज को रीसेल कर देना इज इक्वल टू एक्सेप्ट कर लेना। भाई तू रीसेल कैसे कर सकता है? इसका मतलब तेरे को एक्सेप्टेड था, तभी तो तूने आगे बेच दिया, तो आगे बेचते ही तेरा एक राइट तो खत्म हो गया, अब कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कैसे करेगा? क्योंकि तू तो खुद रीसेल कर चुका है। सेकंड, मैन्युफैक्चर के साथ तू तेरा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कैसे करेगा? तू तो एक और नया कॉन्ट्रैक्ट कर चुका है, तो अब ज्यादा से ज्यादा क्या कर ले? जैसे ही सी का फोन आता है कि डिफेक्टिव है, उसकी वजह से तुझे नुकसान होगा, क्योंकि वो तेरे से मांगेगा पैसे होलसेलर से, तो होलसेलर किससे क्लेम कर ले? लेकिन उल्टा करते हैं, अगर यही लैपटॉप उसने वहीं पे चेक कर लिए होते और डिफेक्टिव निकले होते, तो फिर कंडीशन मिल जाती और आप कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर लेते, ये आपने गलत चीज भेजी, दोबारा भेजो जी। ठीक है, बट एक स्टेप आगे लेने के बाद अब आपके हाथ से एक राइट अपने आप चला गया। ठीक है, तो द लैपटॉप वर हेल्ड, इट वाज हेल्ड दैट डब्ल्यू मस्ट बी डीम्ड टू हैव एक्सेप्टेड द गुड, वर्ड देना, डीम्ड टू बी एक्सेप्टेड। डीम्ड मतलब ऐसा मान लिया जाएगा कि उसका आगे गुड्स देना इज इक्वल टू उसका गुड्स एक्सेप्ट कर लेना, एंड देयरफॉर he could not repudiate the contract but only claim damage। बात आ गई समझ में? तो कभी कभी ऐसी सिचुएशंस बन जाती हैं जहां पे आप कंपलसरी अपनी कंडीशन छोड़नी ही पड़ेगी और वारंटी पे आना ही पड़ेगा। ठीक है, लेकिन आगे बढ़ते हैं। देयर मे बी एन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टी, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है दोनों पार्टी ने एग्रीमेंट कर लिया हो, और एग्रीमेंट में विच मे बी कॉन्ट्ररी टू द सेक्शन 13, इस पॉइंट के अगेंस्ट में आपने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। इस पॉइंट के अगेंस्ट कॉन्ट्रैक्ट करने का मतलब जी कि नहीं नहीं जी ऐसा नहीं होगा, मैं तो अगर आगे भी बेच दूंगा तो भी कंडीशन लूंगा, तो फिर लिख दिया, उसने भी साइन कर दिए, तब मिल सकती।
क्योंकि आपने कुछ नई बात लिख दी, वरना लॉ तो क्या कह रहा है, ऐसा होगा। आप लिखो वो आपकी बंदी, लॉ ऐसा करवाएगा। ठीक है, तो लाइन देखिए, मे एग्री दैट द प्रोविजन ऑफ द सेक्शन विल नॉट अप्लाई, वो दोनों बात कर सकते हैं कि भैया सेक्शन 13 सबसेक्शन 2 का जो प्रोविजन है वो हमारे ऊपर अप्लाई नहीं होगा। इन दिस केस द बायर शैल हैव अ राइट टू रिजेक्ट द, तब तो बायर को रिजेक्ट करने का राइट है, इवन दो ही हैज एक्सेप्टेड द इंडिविजिबल गुड्स, तब भी वो कर सकता है। ठीक है, अब ये तो इंडिविजुअल का केस हो गया। अब इसी की जगह आगे बढ़िए, आगे वाला केस आपको पढ़ना है। अगर ये डिविजिबल गुड्स होते तो क्या होता, पढ़िए। इंडिविजिबल की जगह अगर डिविजिबल गुड्स होते तो क्या होता। अरे भाई डिविजिबल गुड्स हैं तो थोड़े आ गए हैं, थोड़े आना बाकी है, और ये थोड़े खराब हैं, तो ये तो मैंने एक्सेप्ट कर लिए, आगे के रिजेक्ट कर सकता हूं, क्योंकि ये वाला पार्ट अलग वो अलग। इंडिविजुअल में तो पूरे लेने या पूरे देने, बट डिविजिबल में तो आधे ले सकता हूं आधे छोड़ सकता हूं। तो मैंने 100 बैग ऑफ वीट मंगवाया था, तो 50 बैग ऑफ वीट आ गया, तो 50 बैग भी आगे बेचा, तो लोगों ने बताया कि ये तो डिफेक्टिव है, तो अब मैं क्या बोलूंगा, आगे के 50 बैग मत भिजवाना, क्योंकि ये 50 अलग वो 50 अलग। ठीक है, तो मैं चाहूं तो डिविजिबल में अभी भी कॉन्ट्रैक्ट को कंडीशन यूज करके कैंसिल कर सकता हूं। ठीक है, चलिए, तो ये तो था डिविजिबल इंडिविजिबल की कहानी। और लास्ट में आपको ही बताना है, कुछ नई बात नहीं है। अगर आप बताइए कि जो कंडीशन या जो इवेंट या जो टर्म आपने लगाई है वो इम्पॉसिबल है, ऐसी कोई टर्म आपने उस कॉन्ट्रैक्ट के पूरे होने पे लगा दी विच इज इम्पॉसिबल, तो क्या होगा इस कंडीशन और वारंटी का, एक बार पढ़ के बताइए। कोई कंडीशन और वारंटी नहीं मिलेगी, क्योंकि जो इम्पॉसिबल है, और हम तो कॉन्ट्रैक्ट से पढ़ते हुए आ रहे हैं, इसमें तो कोई नई बात ही नहीं है। दो ही तो इम्पॉसिबिलिटी थी, प्री कॉन्ट्रेक्चुअल, पोस्ट कॉन्ट्रेक्चुअल, दोनों में क्या होता है, वॉइड। तो आपने अगर ये कंडीशन रख दी थी कि जी इसके अंदर मैजिक होना चाहिए, मैं ये जब चीजें खोलूं ना तो एक बहुत तेज रोशनी आए और एक मैजिक हो जाए, तो मैं ये चीज लूंगा, तो मैजिक तो इस दुनिया में एग्जिस्ट करता ही नहीं, इम्पॉसिबल चीज है, और इम्पॉसिबल चीज है तो आपने कंडीशन ही ऐसी रखी, तो इस कंडीशन के बेस पे आप कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं कर पाओगे। और लास्ट लाइन, इस एक्सक्यूज्ड, एक्सक्यूज मतलब आपको छोड़ दिया जाएगा इफ स्यूड बाय बायर, अगर बायर इस पे केस भी लेके आता है तो बायर को इसका कोई फायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि इम्पॉसिबिलिटी पे बेस करके ना आप कंडीशन बना सकते हो ना वारंटी बना सकते हो। तो अब जो अभी हमने पढ़े वो रूल लेते हैं, बताइए क्या कंडीशन वारंटी बन सकती है। लेकिन वारंटी कंडीशन, कंडीशन वारंटी कितने तरीके से बन सकती है, दो तरीके से, वॉलंटरी, कंपलसरी। ठीक है, वॉलंटरी करोगे तो आप अपनी मर्जी से कर रहे हो, उसमें आपकी इच्छा है करो ना करो, लेकिन कंपलसरी कर रहे हो तो कंपलसरी में दो बातें, डिविजिबल, इंडिविजिबल। अगर इंडिविजिबल कॉन्ट्रैक्ट है और आपने ऐसा कुछ कर दिया है कि उस कॉन्ट्रैक्ट का कैंसिल होना पॉसिबल नहीं है, तो फिर सिर्फ डैमेज ही क्लेम होगा, जैसे कि लैपटॉप का आगे सेल कर देना। ठीक है, लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट डिविजिबल है और कुछ पोर्शन आ गया है और कुछ पोर्शन आना बाकी है, तो जो पोर्शन आना बाकी है उसको तो कर दूं कैंसिल, और जो बचा है उसमें डैमेज क्लेम कर लूं। ठीक है, तो ये मैं कर सकता हूं कंपलसरी लेवल पे। और इम्पॉसिबल चीजों की ना कोई कंडीशन बनेगी ना कोई वारंटी होगी, वो दोनों पे आप केस करने जाओगे भी सही तब भी आपको एक्सक्यूज कर दिया जाएगा, आपको ना कोई वारंटी मिलेगी ना कोई कंडीशन मिलेगी। ठीक है, अब फटाफट से जो हमने बातें करी हैं उसको अगर आप समझ पाए हैं, तो कंडीशन एंड वारंटी के 3 डिफरेंसेस आए हुए हैं, पढ़ के बताइए, ये तीनों आपको समझ में आनी चाहिए, अब तक की बात जितनी हुई है हमारी उस हिसाब से। पहले वाला तो बिल्कुल समझ में आता है, क्योंकि ये तो डेफिनेशन ही है, और इसमें मेन वर्ड क्या, असेंशियल और कॉलेटर। ठीक है, उसके बाद वर्ड देखिए, यहां पे आपको कॉन्ट्रैक्ट रेपुडिएट भी करने का राइट मिल रहा है, और बाद में डैमेज कैंसिल करके, डैमेज जो हम वहां भी पढ़ के आए थे लॉ में, अरे भाई कैंसिल करके डैमेज के क्लेम करने जा, लेकिन यहां पे एग्रीड पार्टी सिर्फ डैमेज क्लेम करेगी, या रेपुडिएट नहीं कर सकती। ठीक है, और नेक्स्ट पढ़िए,
जो मैंने पहले बोल दिया, कंडीशन तो कुछ सर्कमस्टांसेस में क्या बन जाएगी, वारंटी, लेकिन वारंटी कभी कंडीशन नहीं बनेगी। तीनों बात समझ में आती है। चलिए, तो अभी हम फटाफट से इसका एक प्रीव्यू ले लेते हैं कि क्या क्या आज हमने पढ़ा। बताइए एक एक वर्ड में, कंडीशन किसे कहें, ऐसी स्टेपुलेशन विच इज असेंशियल फॉर द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, जिसके ब्रीच होने पर कॉन्ट्रैक्ट ही कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, वारंटी इज ऑल्सो अ स्टेपुलेशन, बट उसके जाने वो कोलेट्रल है और उसके जाने पर सिर्फ और सिर्फ डैमेज क्लेम करने का राइट मिलेगा। ठीक है, कंडीशन कंडीशन है या वारंटी वारंटी है, या आपके लिखने से डिसाइड नहीं होगा, ये कोर्ट डिसाइड करेगा। ठीक है, और कंडीशन और वारंटी जो है वो एक्सप्रेसली भी दी जा सकती है और इम्प्लाइडली भी। कभी कभी कंडीशन वारंटी में कन्वर्ट हो सकती हैं। पहला वॉलंटरी, आप चाहो तो कंडीशन खत्म कर दो, आप चाहो तो कंडीशन को वारंटी में कन्वर्ट करवा लो। ठीक है, और कंपलसरी में क्या होगा, ऐसा कुछ सिचुएशन क्रिएट हो गया जिसकी वजह से आपका अपने आप आपको जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें आपको कंडीशन ही नहीं मिल सकती, सिर्फ और सिर्फ डैमेज क्लेम कर सकते हो, इसलिए आपको वारंटी मानना पड़ेगा। ठीक है, और इम्पॉसिबल चीज़ों का क्या नहीं हो सकता, कंडीशन और वारंटी नहीं बनाया जा सकता, और कंडीशन और वारंटी में 3 डिफरेंस होते हैं। यहाँ तक कुछ पूछना? चलिए आज के लिए इतना ही।